बुक में आगे बढ़ेंगे और हिस्ट्री का ये नेक्स्ट लेक्चर है। हमारे आज के लेक्चर में हम 13 चैप्टर को क्रॉस करके आज 14th चैप्टर में पहुंचेंगे और हमारे टॉपिक का नाम है द डेक्कन एंड साउथ इंडिया अप टू 1656। ये वो टाइम है जिस समय 1656 के ऑनवर्ड्स आपको औरंगजेब का शासन नजर आएगा और आज हम अच्छे से जहांगीर एंड शाहजहां की डेक्कन पॉलिसी को समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान रहे हम जहांगीर एंड शाहजहां को इन पर्सन नहीं पढ़ रहे हैं, उनकी डेक्कन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी कॉन्टिन्यूटी में हम एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर का सेकंड फेज पढ़ रहे हैं जो अकबर के टाइम पे शुरू हुआ और जैसे ही ये 17th सेंचुरी की बिगिनिंग हुई ये फेज कंसोलिडेट होना शुरू हुआ जो डेक्कन एक्सपेंशन का फेज है। जो हमने कल का चैप्टर कवर किया था उस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट नेम थे जो आपको ऑलवेज याद रखने हैं, जिनको अकबर बुलाया करता था रिलीजियस डिस्कशंस के लिए। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट नेम है जो हिंदू सेक्ट के सेगमेंट से बुलाए जाते थे। उनमें से पहला नाम है अकबर इनवाइटेड पुरुषोत्तम एंड देवी। तो हिंदुइज्म के एंड पे अकबर किनको बुलाता था? एक पुरुषोत्तम को और एक देवी को। सेकेंड एस्पेक्ट है ज़ोरोस्ट्रियनिज्म, यानी कि पारसी धर्म का ज्ञान लेने के लिए अकबर महारजी राणा को बुलाया करता था। ये इंपॉर्टेंट पर्सन है। उसके बाद क्रिश्चियनिटी का ज्ञान लेने के लिए आपको पता है कि उसने पुर्तगाली जितने भी उस समय सेटल्ड हो रखे थे गोवा में उन लोगों को इनविटेशन भेजा और वहां से 2 मेंबर आए थे। ये न्यू एनसीईआरटी में और 7th क्लास एनसीईआरटी जो है उसमें मैं बता चुका था, फिर भी नाम याद रखिए, एक्वावीवा एंड मॉन्सेराते। तो एक्वावीवा और मॉन्सेराते आए थे। ये 2 पर्सन ये मिले थे अकबर से और इनका पर्पस था कि अकबर को हम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन हो नहीं पाया। जैनिज्म की तरफ से जिनको बुलाया गया वो काठियावाड़ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संत हुआ करते थे। इनका नाम था हीरा विजय सूरी। हीरा विजय सूरी। अब इस बुक में हीरा लिखा है और जब आप दूसरी बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें हरि विजय सूरी लिखा है। हरि विजय सूरी, ये बस इतना याद रखना है। तो जैनिज्म के विजय सूरी आए थे। क्रिश्चियनिटी के आपको पता ही है कौन कौन आए थे, एक्विवा एंड मानसेराते। और हिंदुइज्म के कौन थे? पुरुषोत्तम और देवी। और जोरोस्ट्रियनिज्म के महारजी राणा जी। राणे तो राजस्थानी होते हैं, राणा जी होते हैं जितने भी, वो यही होते हैं। ठीक है, नायरोजी, नाना जी, राणा जी, ये जी जी लग जाता है इनके पीछे, ये सारे पारसी होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम पूरी इत्मीनान से आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक हमारा द डेक्कन एंड साउथ इंडिया। काफी लंबा चौड़ा टॉपिक है बट हो ही जाएगा। देखिए, जब आप इंडिया का मैप देखते हैं तो उसमें बहुत प्रोमिनेंटली आप ऑलवेज एक्वेंटेड रहते हैं नर्दर्न इंडिया से, दिल्ली, आगरा, उसके सराउंडिंग विसिनिटी से। राजपूत और गुजरात में भी आपको कोई इशू नहीं रहता। ईस्ट में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आसाम में भी कोई इशू नहीं रहता, क्योंकि ये कंट्रीज उस समय की, पूरा इंडिया तो बाद में कंसोलिडेट होता है, ये इंडिविजुअल कंट्रीज के तौर पे एग्जिस्ट कर रहे थे जिन्हें हम स्टेट्स कह लेते हैं। तो ये जो कंट्रीज या स्टेट्स जो हुआ करते थे ये सेम नाम से ही लगभग लगभग आज भी जाने जाते हैं, तो आपको इशू नहीं आता है। लेकिन जब आप विंध्या पर्वतों के और सतपुरा पर्वतों के थोड़ा नीचे आते हैं, जैसे ही आज का महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटक और तेलंगाना रीजन में एंटर होते हैं, तब कंफ्यूजन्स क्रिएट होती हैं कि कौन से एरिया में कौन सी किंगडम रूल कर रही थी। ऑलवेज एक बात को ध्यान में रखिएगा कि जितना भी महाराष्ट्र का ये इलाका है गोदावरी का, इसमें वेस्टर्न रीजन, सेंट्रल एंड ईस्टर्न रीजन, जिसमें आज जो तेलंगाना है उसका भी तेलंगाना का वेस्टर्न रीजन आ जाएगा। तो महाराष्ट्र के वेस्टर्न से लेके महाराष्ट्र का सेंट्रल, उसके बाद थोड़ा ईस्ट में जाते हैं तो तेलंगाना का वेस्टर्न रीजन, ये पूरे बेल्ट को आप लगभग लगभग एक अहमदनगर किंगडम कह सकते हैं। एक अहमदनगर किंगडम होती थी। आई बात समझ में? उसके बाद बहुत सारा इलाका आंध्र प्रदेश का लेकर के और कुछ हिस्सा तेलंगाना का लेकर के बनती थी गोलकोंडा, गोलकोंडा राज्य, गोलकोंडा किंगडम। इसके बाद महाराष्ट्र का ही मिड से साउथ का वेस्टर्न रीजन, महाराष्ट्र को मिड से काटो तो उसके साउथ में, मिड से साउथ से वेस्टर्न रीजन इंक्लूडिंग कोंकण, अदर नीचे जा रहे हैं गोवा और बाकी, एंड कर्नाटका का मिड से नॉर्दर्न, ये सारा रीजन, इसको हम बीजापुर में काउंट कर लेते हैं। तो ये बीजापुर मतलब अहमदनगर के नीचे बीजापुर एग्जिस्ट कर रहा है।
ठीक है, जिसमें इंपॉर्टेंट जगह गोवा है, जिसका बंदरगाह गोवा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गोलकोंडा ईस्ट आंध्र प्रदेश का एक रीजन बहुत इंपॉर्टेंट, देन अहमदनगर, देन बीजापुर, बस ये याद रखना। तो अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकोंडा, ये 3 लोकेशंस क्लियर। चलो अब फिर सारी कहानी डिस्कस कर लेते हैं और बात समझ में आ जाएगी। अकबर के समय से शुरू करते हैं और देखते हैं कि दक्षिण का माहौल क्या हुआ करता था। देखिए अकबर के टाइम पे जब भी 1572 का टाइम था, आप सभी को पता है कि अकबर ने गुजरात को ऑक्यूपाई किया। जब 1572 में अकबर ने गुजरात ऑक्यूपाई कर लिया, उसके बाद नेचुरल एक सीक्वेंस क्रिएट होगा कि वो दक्षिण की तरफ जाएगा और डेक्कन को कंट्रोल करेगा। वो नेचुरल सीक्वेंस क्यों बनता है वो अभी समझ आ जाएगा। ये एक पहली कहानी थी। उसके बाद अकबर आगे बढ़ा। 1576-77 के अराउंड का टाइम है। अकबर ने महाराष्ट्र का एक जो नर्दर्न रीजन है, जिसे हम खानदेश कहते हैं, खानदेश को भी जाकर के ऑक्यूपाई किया। वहां के रूलर्स के साथ उसकी ट्रीटीज हुई, उनका सबमिशन हुआ किसी लेवल पर। लेकिन इसके बाद ऑक्यूपेशंस क्रिएट हो गई अकबर की नॉर्थ में। आपको पता है 1578-1579 का टाइम आ रहा था, बंगाल बिहार में कैओस हुआ, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे प्रॉब्लम आ गया। और उज्बेक जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, अब आपने कल का लेक्चर नहीं सुना, सुन लेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। तो जो उज्बेक हैं वह भी स्ट्रांग हो गए, भारत में एंटर होने लगे। इस वजह से अकबर को 1579 ऑनवर्ड्स 1597 तक फिर नॉर्थ में ही रहना पड़ा। 12 साल तो उसके पूरे लाहौर में ही बीत गए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को कंसोलिडेट करने में। इस अकबर के दौर के दौरान दक्षिण में क्या हो रहा है ये समझना बहुत जरूरी है, और वो कंडीशन अकबर को वापस साउथ लेकर के आएंगी। अकबर दक्षिण क्यों जाता है? जब हम मुगल्स पढ़ते हैं, यूपीएससी की नर्व को पकड़ना हो अगर, तो ऑलवेज जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, आपको किसी भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के किसी भी एक्शन को लॉजिकल और रीजनिंग बेसिस पे जस्टिफाई करना होता है। ये यूपीएससी कहता है बस। अकबर क्यों गया दक्षिण? क्यों जहांगीर पूरा खप गया? क्यों शाहजहां खप गया? क्यों औरंगजेब खप गया दक्षिण के चक्कर में? आपको वो बेवकूफ तो नहीं होंगे, इतने लंबे कैंपेन साउथ के कर रहे हैं, ऑब्वियस की बात, उन्हें क्या प्रॉब्लम थी जब नॉर्थ में इतना फ्रूट उन्हें मिल रहा है, तो फिर वो साउथ में जाके अपना घर क्यों बर्बाद करेंगे? इसके पीछे आपको वैलिड रीजनिंग देनी होती है, तभी आप समझ पाते हैं कि हिस्ट्री में एक पॉइंट ऑफ टाइम में, एक स्पेस के दौरान एक पर्सन ने अगर ये डिसीजंस लिए तो क्यों लिए, और इन फ्यूचर हमें इससे सीख के कैसा बिहेव करना है। बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा। तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से ज्यादा कंसेप्ट्स बिल्डअप करना इस टॉपिक से, मैं बस इतना समझाना चाहता था, क्योंकि एमसीक्यूज कंप्लीटली कंसेप्ट्स पे बेस्ड हैं। जो फैक्ट वाले हैं वो मैं बताते जाऊंगा, ठीक है। अब क्या माहौल बनता है दक्षिण में, इसको समझने का प्रयास करते हैं जब अकबर नॉर्थ में डल जाए। चलो दक्षिण आते हैं, थोड़ी सी पीछे की कहानी समझते हैं। आप सभी को पता है कि लगभग 1336 एंड 1346-47 में साउथ में विंध्य पर्वत के नीचे 2 किंगडम्स खड़ी होती हैं। 1336 में कर्नाटका और उसके इंपॉर्टेंट रीजन में एक बहुत अच्छी किंगडम बनती है जिसका नाम है विजयनगर, जिसको बनाने वाले हरिहर एंड बुक्का। और उसी के बिल्कुल ऊपर जो महाराष्ट्र का मेन सारा रीजन है, वहां पर एक किंगडम खड़ी होती है बहमनी किंगडम, जिसको बनाने वाला अलाउद्दीन बहमन शाह। तो बहमन शाह, क्लियर। ये 2 किंगडम आपको एग्जिस्टेंस में नजर आती है, क्यों नजर आती है इसको भी समझना जरूरी है। अगर हम ध्यान से देखें तो अलाउद्दीन खिलजी जब दिल्ली का सुल्तान बना था, 1296 से 1316 का दौर हुआ करता था उसका। इस दौरान जब वो दिल्ली का सुल्तान बना था, उसने बहुत रैपिडली साउथवर्ड मूव किए, और इस मूवमेंट को हम क्लियरली रेड कह सकते हैं। उसने किंगडम एस्टेब्लिश करने के लिए नहीं, एम्पायर की फॉर्म में नहीं, एक रेडर की फॉर्म में नीचे मदुरई तक रेड किए। ये पहला एस्पेक्ट था। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आ गया, उसने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए हुए एक्शंस को और आगे कंसोलिडेट कर दिया। उसने डायरेक्ट ही रूल करना शुरू कर दिया साउथ तक, जो कि पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अभी उसने नॉर्थ में अपनी पोजीशन ही कंसोलिडेट नहीं की थी और वो लगा साउथ तक जाने। बस इसी कॉन्टेक्स्ट में आप जब मुगलों की पॉलिसी एज कम्पेयर टू सल्तनत रूलर कंपेयर का मेंस में क्वेश्चन आ जाए, आपके पास बहुत कंटेंट होगा, आप जस्टिफाई कर पाएंगे कि अकबर इतना पावरफुल होते हुए भी क्यों नहीं जीत रहा था दक्षिण को, क्यों हर बार डिफरेंट एम्बेसीज, फ्रेंडशिप के मैसेजेस
और क्यों जहांगीर के द्वारा बार बार बीजापुर के सुल्तानों को लेटर में अपना सन कहा जा रहा है, उन्हें बेटा कह के पुकार रहा है, इसके कई सारी जस्टिफिकेशंस हैं, और वो मैं आपको समझाता हूँ। तो कुल मिलाकर के ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो साउथ में कैंपेन्स किए गए, इन साउथवर्ड कैंपेन्स के दौरान जब मोहम्मद बिन तुगलक ने साउदर्न किंगडम्स को यह दिखा दिया कि जब भी आपके ऊपर एक्सटर्नली अटैक होगा किसी स्ट्रॉन्ग किंगडम का, तो आप कितने वीक हैं, पहली बात। इस तरह के अटैक्स को इन फ्यूचर रिपेल करने के लिए कुछ लोग कंसोलिडेट हुए और उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग पावर में कन्वर्ट किया, और यहाँ से शुरुआत होती है दक्षिण के किंगडम्स की। ये धीरे धीरे बहुत स्ट्रॉन्ग होते गए, क्योंकि जब दक्षिण में ये मजबूत हो रहे थे, उत्तर में सल्तनत बिखर रही थी। नॉर्थ में मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक ऑनवर्ड्स सल्तनत बिखर गई थी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी उतना कंसोलिडेट नहीं कर पाए थे, और साउथ में ये कंसोलिडेट होते चले गए। लेकिन ऑलवेज तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच का जो दोआब का इलाका था रायचूर का, उसके बाद गोदावरी और कृष्णा का जो डेल्टा का इलाका था, उसके बाद वेस्ट में जो कोंकण कोस्ट का इलाका था जहाँ पे इंपॉर्टेंट बंदरगाह आते थे, तो एग्रीकल्चरली रिच, ट्रेड एंड कमर्शियल वाइज गोदावरी कृष्णा का डेल्टा एंड वेस्टर्न मेन इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, इन चीजों को लेकर के ऑलवेज फाइट रही विजयनगर एंड बहमनी किंगडम के बीच में। यही फाइट इन्हें बर्बाद कर गई, धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो गए। विजयनगर किंगडम भी खत्म हुआ, बामनी भी किंगडम भी खत्म हुआ, लेकिन बामनी किंगडम का टाइम जरा पहले खत्म हो जाता, और बामनी किंगडम के र्यून्स पे, उनके अवशेषों पर कुछ किंगडम्स खड़ी होती हैं, और उन किंगडम्स का नाम है अहमदनगर किंगडम, बीजापुर किंगडम, गोलकुंडा किंगडम, बेराड़ और बीदर। इनमें से तीन प्रोमिनेंट है, अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकुंडा। यह अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा ही है जिसके द्वारा मिलकर के विजयनगर किंगडम को 1565 में बनीहट्टी के पास तालीकोटा के युद्ध में हरा दिया जाता है, राक्षस तंगड़ी का युद्ध। तो 1565 में खत्म हो गए विजयनगर में। उसके बाद विजयनगर का एम्पायर छोटे छोटे नायकाज आर्मी मैन में डिवाइड हो गया था, और ऊपर ये किंगडम्स खड़ी हो गई, कौन सी, बहामनी, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, और दो छोटी बीदर और बेराड़। तीन मेन का नाम याद रखना। इन सब के अलग अलग नाम हुआ करते थे ना, एक जो बीजापुर वाली आदिल शाही किंगडम, अहमदनगर वाली निजाम शाही किंगडम, और गोलकुंडा वाली कुतुब कुली शाही किंगडम्स। तो कुल मिलाकर के इस तरह से शाही किंगडम्स क्रिएट हो गई, कहते हैं बरीज शाही, इस तरह के अलग अलग किंगडम्स क्रिएट हो गई। अब इन किंगडम्स के बीच में वही होगा जो कभी विजयनगर और बहमनी के बीच में हो रहा था। ऑलवेज इनके बीच में आपको एक युद्ध नजर आएगा, और इसमें दो मेन पावर इंडल्ज हैं, अहमदनगर एंड बीजापुर। अहमदनगर और बीजापुर में ऑलवेज फाइट रही कुछ इंपॉर्टेंट लैंड एरियाज को लेकर के, जो इन्हें हर कीमत पर चाहिए थे। बारी बारी बीजापुर और अहमदनगर शोलापुर नाम की टेरिटरी, जो उस समय एग्रीकल्चरली और मिनरल रिसोर्सेज वाइज काफी रिच होती थी, इसके ऊपर क्लेम रखते रहे। अहमदनगर भी क्लेम रखता था ऊपर से नीचे की तरफ, और नीचे से ऊपर बीजापुर भी उस पर क्लेम रखता था। ये दोनों के बीच में फंसी हुई थी। इस टसल ने इन लोगों को बहुत आपस में राइवलरी क्रिएट की, पहली बात। दूसरा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये हुआ करता था कि बीजापुर और अहमदनगर दोनों ही बिराड़ के ऊपर भी अपना दावा ठोकते थे कि बिराड़ भी हमें चाहिए, दोनों का दावा था। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इन दोनों को ही ये चाहिए था कि हम गोलकुंडा को अपना प्रोटेक्टरेट स्टेट बना करके रखें। ये गोलकुंडा को, क्योंकि गोलकुंडा उस समय में सबसे इंपॉर्टेंट जितने प्रीशियस स्टोन, डायमंड्स एंड अदर आइटम्स, इन मामले में वो रिच होता था। और गोलकुंडा राज्य है जिसने इंपॉर्टेंट चीजें दी, कोहिनूर हीरा दिया, मयूर सिंहासन और बाकी सारी चीजें निकल के आती हैं। तो कुल मिलाकर के इनको उसको भी अपना प्रोटेक्टरेट स्टेट बनाना था, कोंकण के तट पे कब्जा दोनों को करना है। इन चीजों ने इनको आपसी युद्धों में उलझाए रखा। तो एक टर्बुलेंस है, बहुत तगड़ा टर्मोइल चल रहा है साउथ में। पहली एक्टिविटी ये हुई। दूसरी एक्टिविटी ये हुई कि किसी तरह से ये चीजें मैनेजेबल थी जब निजाम शाही में मेन निजाम शाही शासन कर रहे थे। जैसे ही मेन निजाम शाही रूलर्स, जो मेन स्ट्रॉन्ग रूलर्स हुआ करते थे, वो वीक पड़ने शुरू हुए, तो अहमदनगर किंगडम के अंदर नोबिलिटी का क्यास बहुत स्ट्रांगली पनपा। और याद हो अगर आपको, तो मैंने मलिक अंबर का टाइम पढ़ाया था आपको, और नोबिलिटी का क्यास पढ़ाया था। नोबिलिटी में क्या होता था, जो पुराने नोबल्स हुआ करते थे जिन्हें हम दक्कड़ी कह के बुलाते हैं, इनके मुकाबले बहुत सारे जो फॉरेन से आए हुए नए नोबल थे जिन्हें हम अफाकी या फिर गरीब कहते थे,
तो अफाकियों के बीच में और दक्कनियों के बीच में टसल थी कि किन की चलेगी, पुरानों की चलेगी कि नई की चलेगी। क्योंकि जो अहमदनगर के मेन किंग्स थे वो तो चले गए, और जो नए छोटे छोटे बच्चे निकल करके आ रहे हैं उनको कौन कौन सा ग्रुप गद्दी पे बैठाएगा, उस ग्रुप की प्रोमिनेंस हो जाएगी जो भी नया किंग मेकर बनेगा। तो अफाकी ग्रुप एक तरफ खड़ा है, गरीब ग्रुप जो नया है, जो फॉरनर्स काउंट होते हैं। दूसरा जो ओल्ड है दक्कनी ग्रुप, वो खड़ा है प्रोमिनेंटली, वो कहता है हमारा प्रोटेक्टरेट ही, हमारा प्रोटीज ही गद्दी पे बैठेगा, हम बैठाएंगे। तो किंग मेकर बनने की एक होड़ ही लगी पड़ी है अहमदनगर सामने। ये पहली बात। दूसरा कंडीशन इनके बीच क्या हुआ कि जो दक्कनी है वो भी आपस में मिलजुल के नहीं चल रहे हैं। दक्कनियों में भी ब्रांचेस बन रखी हैं। दक्कनियों की एक ब्रांच बहुत स्ट्रांगली खड़ी, वो है हबशी। हबशी कौन हुआ करते थे? अफ्रीका वाले एबिसीनियन। एबिसीनियन हम उन्हें कहते हैं ना, आप शीया कितना दा लगता, तो हबशी। और सेकंड एस्पेक्ट हुआ करते थे इनमें ही अफगानी। तो दक्कनियों में अफगानी और हबशियों की नहीं बनती, ये आपस में लड़ रहे हैं, इनको और टर्मोइल में डाल रहे हैं। अगर इनकी कभी बन भी जाए तो इनकी अफाकियों से नहीं बनती, जो फॉरनर है वो और टर्मोइल। इस टर्बुलेंस को ऑब्जर्व कर रहा था अकबर, और उसने देखा कि दिस इज नॉट एट ऑल गुड, ये बहुत लड़ते हैं आपस में, नोबिलिटी का कैओस बहुत स्ट्रांग है। इतना क्लियर। तीसरी चीज हो गई बहुत जबरदस्त, वो क्या, जो ईरान हुआ करता था ना, जैसे ही 17th सेंचुरी की बिगिनिंग होगी ना, 1600 की बिगिनिंग हुई ना, वैसे ही ईरान में शीते यानी कि शिया सेक्ट डोमिनेट हो गया, और ईरान को वर्ल्ड लेवल पर डिक्लेयर कर लिया कि ईरान इज अ शिया कंट्री। शिये अब तक बहुत जबरदस्त तरीके से दबाए गए थे वर्ल्ड लेवल पे सुन्नियों के द्वारा, इनके मसैकर बहुत हुए थे। तो जब अब आपने एक नई कंट्री डिक्लेयर कर दी ईरान शिया, एंथुसिज्म का लेवल इतना स्ट्रांग होता है, इन्होंने जम के परसिक्यूशन स्टार्ट कर दिया सुन्नियों का। और उसी समय में बेअंत सुन्नी वहां के दौड़ करके भारत आए थे अकबर के दरबार में। और बहुत, क्योंकि उनको ये पता था कि अकबर कोई भेदभाव नहीं रखता शिया सुन्नियों के बीच में, कोई दिक्कत की बात नहीं। उधर से सुन्नियों का परसिक्यूशन शियों ने शुरू किया, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। अदर कंट्रीज में सुन्नियों ने शिया की बैंड बजाने की, शिये भी दौड़े दौड़े आए अकबर के पास। तो अकबर का दरबार आपको पता है वो तो सबका खजाना था, आओ बैठो एंजॉय करो, क्योंकि वो टॉलरेंस की पॉलिसी यूज करता था। अब इसमें हो क्या रहा था, यही कंसेप्ट दक्षिण में होगा, क्योंकि दक्षिण के बहुत से राज्यों ने खुद को शिया राज्य डिक्लेयर कर दिया, जैसे गोलकोंडा ने। क्योंकि गोलकोंडा अपने सिक्कों पर ईरानी राजा की मोहर ठोक के चलाता था। गोलकोंडा अपने सिक्कों पे, क्योंकि वो लेजिटिमेसी कहाँ ले रहा है, वहां के खलीफों से, आपको पता होगा। वो बाद में चल रहा है, वो कहता है चलो नॉर्थ वाले नहीं तो वही वाले खलीफों की लेजिटिमेसी ले लो। तो ईरानियन राजाओं के सिक्के ठोक के चला रहा है। गोलकोंडा ने डिक्लेयर कर दिया मैं भी शिया। गोलकोंडा वाले सुन्नी परेशान। वो सुन्नी कौन, जो पहले से बैठे हुए सुन्नी मुसलमान है, जिनका ग्रुप बड़ा स्ट्रांग है। इधर से जो बीजापुर और गोलकोंडा, यहाँ पे इन्होंने शिया स्टेट तो नहीं खुद को डिक्लेयर किया, लेकिन यहाँ पे शिया का विंग बड़ा स्ट्रांग था एज कम्पेयर टू सुन्नी। तो शिया ऑलवेज असर्ट करना चाहते थे कि हम आए, नहीं सुन्नी उनको रोक रहे हैं, कन्फ्रंट कर रहे हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं होगा। तो अब ये शिया सुन्नी का कन्फ्लिक्ट भी आ गया, नोबिलिटी में ओल्ड एंड न्यू का कन्फ्लिक्ट आ गया, किंगडम्स के बीच का कन्फ्लिक्ट है बीजापुर एंड अहमदनगर का। और सबसे एक नई चीज हुई, एक नया सेक्ट एंटर हुआ, महदवी। ये महदवियों का प्रभाव था अकबर पे, याद रखना। अकबर सूफीज्म का और महदवी का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। महदवी क्या होते हैं, इस्लाम में एक कंसेप्ट होता है कि जब जस्टिस खत्म हो जाएगा, ये वही भगवत गीता में कि काल्की आएगा अभी, तो एक बार इस्लाम में कंसेप्ट होता है कि जब पूरी दुनिया से अन्याय आ जाएगा, न्याय चला जाएगा, सब तरफ मारो मार होगी, तब मेहदी आएगा। और मेहदी आकर के पूरी तरह से जस्टिस रिस्टोर करेगा, लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करेगा। अब ऐसे बहुत मेहदी हुए हैं अलग अलग जगहों पे, लेकिन ये साल इस्लाम के लगभग पूरे 1000 साल पूरे होने वाला साल था। यानी कि 16 सेंचुरी शुरू होने से वाला पीरियड, यानी कि 1570 80 90 वाला पीरियड, ये इस्लाम के पूरे 1000 साल हो रहे। ये तो सर्च कर रहे थे सारे, कहते मेहदी आने वाला है, बस 2-3 साल की बात है। और इतने में एक पर्सन हुआ करता था जौनपुर का सैयद हुसैन। ये इसने 15 सेंचुरी के मिड में ही डिक्लेयर कर दिया था मैं मेहदी हूँ, वो जो आना है। ये बहुत आकड़ बंदा है, इस्लाम पे बहुत बुरा हुआ हसना नहीं। उसने क्या कहा है तो जस्टिफाई भी करेगा, इसी हंसी पे रोकते हैं थोड़ा। इसका बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था, इसने कहा मैं मेहदी हूँ। और यही कहते हुए इसने नॉर्थ इंडिया का भ्रमण किया। तो इसने उस समय में डेरा सिस्टम स्टार्ट कर दिया, सर्कल्स, और ये डेरे बनाने लग गया।
जैसे आज डेरे बनते हैं ना, और ये जगह जगह पे समय समय में डेरों पे जाकर के प्रवचन करता है, सत्संग जिसे हम कह सकते हैं। ये पहुंच गए भाई साहब पूरी अदर इस्लामिक कंट्री में, सब जगह एक्सेप्टेबिलिटी हो रही है इसकी, मेहदी फैल रहा है। और फिर ये आ गया साउथ में। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं जस्टिस इज इम्पोर्टेंट। ये कह रहे हैं कुरान को लिटरल सेंस में मत पढ़ो। ये कह रहे हैं हदीस लिटरल सेंस में नहीं होता। जिस सॉइल में हो, जिस आबो हवा में हो, जिस समाज कल्चर में हो, इसके अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेशन करो। सुन्नियों को ये बर्दाश्त नहीं था, शिये भी ज्यादा लाइक नहीं करते थे, कि क्योंकि वो 12 इमामों की भी बात को उतना सच नहीं मान रहा। और वो लिटरली इन 4 जो शुरुआती खलीफे हैं उनको वो कह रहे मतलब अकबर की तरह, वो कहते हैं मतलब जैसे वो कह रहा है ना, उसकी बात मानो कि अभी ये पॉलिसी ज्यादा बेटर है, इसको लागू करो। पीस इज इम्पोर्टेंट, ग्रोथ इज इम्पोर्टेंट, एंड रिलीजन जो है ये पर्सनल अफेयर है, इसको थोपा मत करो किसी के ऊपर आकर, वो स्टेट का इसमें लेना देना कोई नहीं, तुम तंग भी मत करो। महदियों से बड़ी आग लगी हुई थी दक्षिण अदर इलाकों में, तो महदियों को दक्षिण के किंगडम्स में कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबिलिटी मिल जाती है, क्योंकि वो अभी उतने स्टबर्न नहीं है, उतने जिद्दी नहीं है जितने नॉर्दर्न और बाकी एरिया, क्योंकि ये जो टाइम आ रहा था लोधियों को अपने आप को कंसोलिडेट करना था, और लोधियों के द्वारा अपने कंसोलिडेशन के लिए कुछ स्टेप्स ऐसे लिए गए, आपको पता है मंदिर तोड़े गए सिकंदर लोधी के द्वारा, बाकी चीजें, जिसमें वो उलेमाओं को प्रूव कर रहा है कि मैं कितना जस्टिफाइड रूलर हूँ। दक्षिण के रूलर इस चीज को बाउंड नहीं थे, उनकी स्ट्रॉन्ग अभी स्ट्रेंथ चल रही थी, क्योंकि दक्षिण में अभी बहमनी किंगडम धीरे धीरे बिखरने वाला था, और उसके र्यून्स पे नए नए किंगडम शुरू होने थे, तो वो अभी पूरी तरह से एंथुसिज्म से थे। तो जब महदवी साउथ में स्ट्रांग हुआ, अल्टीमेटली महदवी, शिया, सुन्नी, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए। तो ये जो सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट हैं, ये अकबर के टाइम तक इतने बढ़ गए थे दक्षिण के, कि अकबर भयभीत हो गया था कि अगर ये सेक्ट डेक्कन से रिस्क करके ऊपर आ गए ना नॉर्थ में, तो पूरा मुगल एम्पायर बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए अकबर ने सुलह कुल की नीति चलाई थी। अकबर की सुलह कुल की नीति के पीछे एक ये बहुत बड़ा रीजन था, याद रखना, द टर्बुलेंस इन द साउथ। तो अकबर ये जानता था कि मेरा एम्पायर हाईली इंटीग्रेटेड है साउथ के साथ, अगर साउथ में डेक्कन में कुछ होगा वो पेनिट्रेट करेगा मालवा और गुजरात में, पर अगर एक बार मालवा गुजरात में कोई टर्बुलेंस हुआ तो देर नहीं लगती जॉन अजमेर से होते हुए दिल्ली आगरा पहुंचने में। और अगर मैंने इस पे, तो दूरदर्शिता है अकबर की, वो बहुत दूर का देखता था कि अगर एक कंसोलिडेटेड एम्पायर बनाना है, मेरे को डेक्कन को कंट्रोल में रखना होगा। डेक्कन को कैसे कंट्रोल में रखना होगा? डेक्कन को कंट्रोल में रखने का उसका कारण ये था कि एक पूलिन कॉन्ट्रीब्यूटरी सिस्टम दक्कनी सुल्तानों के बीच बनाना होगा, कि सारे कंट्रीब्यूट करके पूल इन करके एक छत्र राष्ट्र के नीचे एग्जिस्ट करें, मेरे नीचे एग्जिस्ट करें, और अपनी भी ग्रोथ करें, और एक कंसोलिडेशन दे पूरे एम्पायर को, आपसी वैमनस्य से दूर करें, सुलह कुल की नीति, दीन इलाही की नीति, टॉलरेंस का कंसेप्ट, सभी की ग्रोथ का कंसेप्ट फॉलो करें, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लियर है ये बात? इतनी ग्राउंड्स आपने समझी? तो अकबर के इंटरेस्ट का एक कारण मैं जस्टिफाई कर पाया कि अकबर का इस कारण से रुझान जा रहा था दक्षिण की तरफ, एक ये रीजन था। दूसरा रीजन समझने का प्रयास करते हैं। एक बड़ा यूनिक एलिमेंट क्रिएट होगा इस पर्टिकुलर टाइम में, जिसका नाम है मराठा। उनके प्रोमिनेंस में आने का पाथ समझाता हूं, सारा समझना। बामनी किंगडम के समय से ही हुआ ये करता था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हुआ करता था बहुत ही लूज वॉरियर्स का, और ये हमेशा ऑक्सिलरी होते थे, मतलब कि एडिटिव एडिशन में रहते थे। जैसे चलते चलते आपको लग रहा है सेना कम पड़ रही 3-4 हजार की, इनको एक दिन पहले संदेश भेजा तुम कल आ जाना है। जैसे हम क्रिकेट टीम खेल रहे हैं तो हम कह रहे हैं 4 प्लेयर तू ले आई, या फिर रैली निकाल रहे हैं 10 बंदे तू चक ले आई, तो इनको कहते हैं तुम आ जाना। इनको कहते थे बरगीर्स, BARGIRS, बरगीर, जिन्हें प्रोमिनेंटली जाना गया बर्गिस। बर्गिस, ये बर्गिस वर्ड कभी मत भूलना, ये लूज ऑक्सिलरी आर्मी मैन, इनको यूज कर लेते थे। कौन यूज करते थे? बामनी वाले। अब इनको यूज करने का रीजन क्या हुआ करता था, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये जो हुआ करते थे, इनका होल्ड बड़ा स्ट्रांग हुआ करता था लोकल मासेस के ऊपर। क्यों? क्योंकि बाहमनी किंगडम के तहत ये एक इम्पॉर्टेंट लैंड होल्डर के तौर पे जाने गए हैं, इंपॉर्टेंट लैंडेड एरिस्टोक्रेसी के तौर पे जाने गए, इनके अधीन जमीनें हुआ करती, क्योंकि उस समय में जितना भी रेवेन्यू का डिपार्टमेंट हुआ करता था वो दक्कन के ब्राह्मणों के अंडर होता था। किनके अंडर होता था? दक्कनी ब्राह्मणों के अंडर हुआ करता था। इस बात को आपको ऑलवेज याद करना है। और वो किस सेक्शन से बिलोंग करते थे? इस सेक्शन से बिलोंग करते थे, जैसे मैं मराठा सेक्शन कह रहा हूं। तो ये एक तरह की लैंडेड एरिस्टोक्रेसी के तौर पर काफी स्ट्रांग हो चुके थे। मतलब कहने का ये है कि आप इनको इतना प्रोमिनेंट मान सकते हैं कि अलग अलग सेक्शन थे, जैसे निम्बालकर हुआ करते थे, घटके घटके हुआ करते थे, ये सभी सेक्शंस को कंसोलिडेटेडली, क्योंकि लैंड बहुत होल्ड करते हैं, इन्हें देशमुख कहा जाता था। देशमुख,
ये देशमुख कहलाते थे। तो इसलिए ठोक करके विलास राव देशमुख अपने सरनेम के साथ देशमुख लगाता है। माने देशमुख माने उन जमानों से जब मराठे चढ़ने शुरू हुए, उन जमानों के लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स, तो इनको कंसोलिडेटेडली हम देशमुख कहते हैं, जो बाद में एक सरनेम ही बन गया, देशमुख एक सरनेम बन के आ गया। तो ये लैंडेड एरिस्टोक्रेट कम मिलिट्री पर्सोनल, ये बहुत यूनिक देखने को मिलता है, ऐसा होता नहीं हर बारी। ये कैसा बाद में किस कौम में देखने को मिला? जट्टों में, सिखों में, लैंडेड विद मार्शियल रेस। ऐसा पहले हो चुका था किन में? मराठों में। तो मराठों में ये एलिमेंट जो नजर आता था, बामनी किंगडम जो है वो इनके बिना उस लेवल पे सरवाइव नहीं कर सकती थी, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है और उसमें इनका बहुत दखल है, एक कारण। दूसरा कारण, क्योंकि जितने भी बामनी किंगडम की जब भी रियून होगा, उसके बाद जो नई नई किंगडम्स उभर के आई, उनमें से जितने भी अहमदनगर और बाकी किंगडम्स हैं, उन किंगडम्स में आप देखिए सभी अफाकीज हैं, हबशीज हैं, अफगान है, आपस में लड़ रहे हैं, या आपस में तो लड़ते रहते हैं, लेकिन इनकी एक खासियत है, लोकल मासेस के लिए सारे ही फॉरनर है, उनके साथ इनकी रेलेवेंस नहीं है, उनके कल्चर को ये नहीं जानते, उनकी लैंग्वेज का उनका इनको नॉलेज नहीं, सोसाइटी कल्चर को उतना नहीं जानते जितना कौन जानता? मराठे। मराठे उन्हीं में जन्म पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, उनके सिस्टम को बहुत स्ट्रांगली जान रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये मराठों का दूसरा एस्पेक्ट कि बहमनी किंगडम के खत्म हो जाने के बाद बीजापुर किंगडम, अहमदनगर किंगडम और गोलकुंडा किंगडम, इन तीनों किंगडम्स को ऑलवेज ये फेस होता रहा कि अगर हम मराठास का सपर्सन नहीं लेते हैं, जिनका कि एक तो बहुत एम्पायर किस दम पे चलता है? लैंड रेवेन्यू, और लैंडेड एरिस्टोक्रेसी कौन है? मराठास। तो दे आर द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, पहली बात। और दूसरी बात, जितने इंपॉर्टेंट माउंटेन्स, पासेस, जितने इंपॉर्टेंट वैलीज हैं, इनसे कौन वाकिफ है युद्ध करने के नाम को लेकर के? मराठास, क्योंकि ऑलवेज ऑक्सिलरी फोर्सेस की तरह यूज होते रहे हैं समय समय पर बामनी किंगडम्स के द्वारा। तीसरा, आम जनमानस से ज्यादा रूरल विसिनिटी में कौन रहता है? कंट्री साइड में कौन रहता है? मराठास। कोंकण का इलाका, पहाड़ी इलाका, सारे को डोमिनेट कौन करता है? मराठास। तो रूरल मासेस पर भी एक अगर होल्ड रखना है तो मराठास वर वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। ये सारे कारण रहे जिसकी वजह से आप कोई भी किंगडम उठा लेना डेक्कन का, ये समय समय पर अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री पोस्ट पर मराठास को यूटिलाइज करने शुरू हुए, उनकी इनहेरिटेंट बेनिफिट्स, उनकी जो क्वालिटीज हैं उसकी वजह से। एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर आती है इनकी पोजीशन को रेज करने वाली, वो चीज यहाँ से ये आती है कि ये जो ब्राह्मणी दक्कनी ब्राह्मण हुआ करते थे ना, यही ऑलवेज यूज हुआ करते थे दो राज्यों के बीच में या नोबल्स के बीच में। जितनी भी आपने नेगोशिएशंस करनी है, आप इनको यूज करते थे, क्योंकि इनका नेगोशिएशन में होल्ड बड़ा स्ट्रांग था, क्योंकि तीनों किंगडम में सब कुछ सेपरेट हो सकता है, एक कॉमन चीज कौन है? मराठे। एक कॉमन चीज कौन है? मराठा। तो नेगोशिएशन भी कौन करा सकता है? जो कॉमन है, जो कॉमन है, अदरवाइज तो नहीं करा सकता ना बंदा। जो न्यूट्रल है, जो कॉमन है, वही नेगोशिएशन कराएगा। तो ये नेगोशिएशंस में यूज होते थे। तो फिर जो नेगोशिएशंस में यूज हो रहा है मेनली, तो अल्टीमेटली वो धीरे धीरे किस पोस्ट पे कहलाएगा? द पेशवास। तो ये धीरे धीरे पेशवा बनने शुरू हो गए, ये बहुत स्ट्रांगली पेशवा कहलाने लगे। अब आप ध्यान से कंसेप्ट समझो, एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखो तो मराठास, उनका में से एक जो ब्राह्मण विंग है प्रॉपर, वो ब्राह्मण विंग अल्टीमेटली पर्टिकुलर पोस्ट पे सर्व करने लगा है, जैसे प्राइम मिनिस्ट्रियल पोस्ट, जो पहले कभी होम मिनिस्टर जो ट्रीटीज कंडक्ट कराते हैं, देर पेशवास। तो जब कल को इंडिपेंडेंट मराठा किंगडम बनेगा, उसमें तो एक मराठा लिगेसी आ रही है, जादव राव का आगे जवाई शाहजी का बेटा शिवाजी। तो ये लिगेसी चल रही है मराठों वाली। इन्हीं में एक वो जो ब्राह्मण सेगमेंट जो ऑफिसर रैंक पे चल रहा था, पेशवाई, इसको शिवाजी ने भी पेशवाई के तौर पे ही आगे कंटिन्यू किया। तो वहां से आएंगे बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव बल्लाड़, ये सारे यहाँ से आएंगे, नानाजी, ये सारे इधर से आएंगे। तो ऐसे विंग क्रिएट होंगे। बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एम्पायर क्या है? मराठा। द मेन लीडिंग छत्रपति कौन है? मराठास। छत्रपति मराठा। उनके बीच में जो ब्राह्मण सेगमेंट पर्टिकुलर, देवर पेशवास। आई समझ आई? ब्रॉडर एस्पेक्ट इज मराठा। क्लियर ये कहानी? अब कोई टेंशन तो नहीं? तो कुल मिलाकर के ये कॉमन हुआ करते थे, तो इनको पेशवाई की पोस्ट पर लाना शुरू कर दिया और ये इंपॉर्टेंट हो गए। धीरे धीरे ये पूरी दक्कनी स्टेट में इनका दबदबा बोलने लगा और मराठा धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे। अब ये जो मराठा स्टेट स्ट्रांग होने लगे हैं, ये कैसे गुजरात की पॉलिटिक्स में और मालवा की पॉलिटिक्स में दखल करेंगे, कैसे मुगलों को तंग करेंगे, इनको भी क्रश करना, इनको भी तोड़ना कहीं ना कहीं अकबर के टारगेट पे रखा है कि मुझे इनको भी खड़े नहीं उस लेवल पे होने देना। दो बातें,
तीसरी बात एक बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी, पुर्तगाली बहुत अराजक होते चले जा रहे थे, एनार्किस्ट। पुर्तगाल इतना स्ट्रांग होता चला जा रहा था, आपको पता है गोवा पे होल्ड कर लिया था उसने 1510 में। तो गोवा पे होल्ड करने के बाद अब उसका नेक्स्ट टारगेट था सूरत, उसे सूरत पे होल्ड करना था। वो डे बाय डे स्ट्रांग हो रहा है, लैंड पे कंट्रोल ना हो, समुद्र पे पूरा कंट्रोल था। अकबर इस बात से तंग था कि जो हमारे समुद्री पानी वाले जहाज जाते हैं, अगर इनसे परमिट ना लिया जाए, पट्टा ना लिया जाए, तो समुद्री जहाज नहीं जा सकते थे ना। तो कुल मिलाकर के वो इस बात से तंग था कि ये हज को जाने वाले, मक्का को जाने वाले पानी वाले जहाजों को भी रोकते हैं, चेकिंग करते हैं, इनफैक्ट रॉयल हाउस की लेडीज को भी नहीं छोड़ते, पूरी फ्रिस्किंग करते हैं उनकी। ये अकबर को बर्दाश्त नहीं था। एक बार वो बहुत फ्यूरियस हो गया था जब इनकी ये हरकतें बहुत बढ़ गई थी। तो ऐसे में इनके तरह सूरत पे आक्रमण करने की कोशिश किया। वो तो मुगलों के गवर्नर का दबदबा था कि वो सूरत पहुंच गया ऑन द स्पॉट, इनको पीछे खदेड़ दिया। लेकिन अकबर ने देखा अगर सदा के लिए मुझे पुर्तगालियों का, मतलब अकबर का विजन बहुत तगड़ा था जो बाद वाले रूलर नहीं देख पाए। अकबर ने देखा अगर मुझे हमेशा के लिए पुर्तगालियों को खदेड़ना है ना, मुझे साउथ के किंगडम स्ट्रांग करने पड़ेंगे। जब तक साउथ के किंगडम आपसी क्वेरल में डूबे रहेंगे, वो अपनी टेरिटरी को होल्ड नहीं कर सकते। और मैं कितनी बार बचाऊंगा दिल्ली से जा जा करके, मैं एक बार जाऊंगा कैंपेन करूंगा, मेरा गवर्नर दूसरी बार बचा लेगा। बट अल्टीमेट पेरेनियल प्रॉब्लम क्या है, उनकी आपसी फाइट। उनकी आपसी फाइट अगर छूट जाए, इतने स्ट्रांग है वो, तो पुर्तगाली क्या पूरा यूरोप भी आ जाए उन्हें कुछ नहीं कर सकता। उनको स्ट्रांग करूं, लेकिन होना ये कैसे चाहिए, मुगल मुहर के नीचे, मुगल ध्वज के नीचे, तभी पुर्तगालियों के अंदर भी डेटरेंस आएगा। तो पुर्तगाल मेनेस को भी टालने का एक कारण था कि अकबर साउथ आना चाहता था, डेक्कन को कंसोलिडेट। अब बार बार मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, मुगल अकबर कभी डेक्कन को वीक नहीं, डेक्कन को कंसोलिडेट करना चाहता था। समझ पा रहे हैं इस बात को? इसीलिए लंबा समय लग गया उसमें, मतलब उड़ा के धज्जियां रख देनी थी, 2 मिनट लगने थे। जो बंदा 1 सेकंड में पटना से लाहौर दौड़ सकता है, जो 2 मिनट में मिर्जों का विद्रोह खत्म कर सकता है यूपी से, जैसे मिर्जा हाकिम खत्म करने में समय नहीं लगा, उज्बेकों की धज्जियां 12 साल के लिए उड़ा दी, उसे कोई चक्कर नहीं था, वो 2 साल लगा करके दक्कन भी उड़ा सकता था। लेकिन उसका अगला सवाल होता था उड़ा के फिर मैं क्या करूंगा, क्या इसका डेक्कन का क्या करूंगा, इसकी ज्योग्राफी देख लो, थोड़ी थोड़ी दूरी पर पहाड़, फिर कौन सी नदी आ जाती, फिर कहाँ गुरिल्ले छुपे हैं, वो किधर से मुगलिया सेना को चपट्टा मार लेंगे, इसी में बर्बाद हो जाएंगे फिर तो हम। ऊपर गंगा का मैदान, मतलब 2400 किलोमीटर तक एक पहाड़ी तो क्या, रेत का ढेर भी कोई नहीं, एकदम सपाट इलाका, एक अच्छा सा किला सुंदर सा बना लो, वहां पे गैरीसन अपॉइंट कर दो, तीरंदाज चारों दिशा में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। दक्षिण बिल्कुल उल्टा था, दक्षिण ऐसा नहीं। दक्षिण में शासन उसका जो दक्षिण की मिट्टी से निकला है, जो कण कण को कण कण, पहाड़ी पहाड़ी, रास्ते रास्ते, चप्पा चप्पा, मराठा इसी दम पे 400 साल तक रौंद के रख गए सभी को, क्योंकि सबसे स्ट्रांग पावर थी। मराठा मजबूत रहते तो मुगल भी खत्म होते, मराठा मजबूत रहते भारत में कभी अंग्रेजों का शासन नहीं आता, और भारत में एक छत्र शिवाजी का राज होता, मराठा राज्य होता, अगर मराठा का आपसी क्वेरल नहीं आता। लेकिन मराठास की पहले दिन से एक सबसे बड़ी वीकनेस, जो अकबर जानता था और बाद में मुगल भी जानते थे, मुगलों के बाकी और अंग्रेज भी जानते थे, वो क्या है, मराठास कभी भी क्लैन क्लैन पे बेस्ड एक बैंड ऑफ वॉरियर्स नहीं था। मतलब आप एक कौम पे खड़े होते हैं ना, और आपको आपका सपोर्ट आपकी कौम से मिलता है, जैसे राजपूताना मर जाते हैं, लेकिन एक ही बात, राजपूताना ब्लड है, पीछे राजपूताना कौम है। जैसे तिमूरिड, जैसे उज्बेकी, जैसे मंगोल, ये मराठा क्लैन पे बेस्ड नहीं थे, मराठा सरदारों के जखीरे थे, सरदारों के ग्रुप्स थे। और ये सरदार कभी भी लॉयल्टी बदलते थे जब हवा का रुख जिस तरफ बदलता था। यही अंग्रेजों के समय में हुआ, कभी ये हैदराबाद के निजाम के साथ जाएंगे, कभी ये राजपूतों के साथ जाएंगे, कभी ये अंग्रेजों के साथ जाएंगे। आप देखना, मैं मराठा के साथ आपके 3 वॉर बताऊंगा, एंग्लो मराठा वॉर्स, 3 वॉर्स पढ़ाऊंगा आपको, और आप उसमें पढ़ लेना। जब इनके स्टैंड कभी उधर कभी इधर, कभी इधर कभी उधर, ऑलवेज ये बैलेंस ऑफ पावर में बिलीव करते थे। और इसकी वजह से ही एक पर्टिकुलर कोई रीजन नहीं, एक पर्टिकुलर कोई कॉम नहीं, मतलब कि क्लैन नहीं, जिससे ये स्टिक करके रह जाए। तो ये घुम, इसलिए इनकी बाद में ब्रांचेस भी बनी, भोसले बने, उसके बाद सिंधिया बने, होलकर बने, गायकवाड़ बने, ये अलग अलग बने, और वो अपने अपने रीजन में अलग अलग स्टिक कर गए। किधर भी पहुंचा दो आप, तो ये ग्वालियर के सिंधिया, मतलब ये कोई इनका ओरिजिनल लैंड है, वो तो कौन सा राजपूताना का लैंड हुआ करता था, लेकिन ग्वालियर में सिंधिया डट गए तो ग्वालियर के सिंधिया हो गए। कब की बात है ये, मॉडर्न इंडिया की बात है। तो क्लैन पे बेस्ड एक ग्रुप ना होने की वजह से इनकी जो सरदार सिस्टम फॉलो होता है, जो हमेशा किसमें फॉलो होता है, ट्राइबल कबीलाई समाज में, उसके तहत इनकी लॉयल्टी मौका देख करके भाप करके किधर भी शिफ्ट होती थी भाई। क्योंकि जिस तरह की टोपोग्राफी में ये रहते थे, वहां पे पर्टिकुलरली एक स्टेबल एग्रीकल्चर सिस्टम एक पर्टिकुलर जगह में रह के
नहीं हो सकता था, तो ये ऑलवेज सरवाइव हो सकते थे सिर्फ एक मर्सनरी के तौर पे, कि जब ये किसको कौन सी सर्विस दे सकते हैं, आर्मी की, तो उसने जो दिया उसके एंड पे ये सरवाइव होते हैं। आई बात समझ में? तो धीरे धीरे इन्होंने नाना देशमुखी सरदेशमुखी का चौथ का सिस्टम डेवलप किया। वो भी बड़े मोबाइल टैक्सेस थे, जो एक जगह पे रहने की जरूरत ही नहीं, बस आप महीने में एक बार आना है, आके अपना देशमुखी लेके चले जाना है, चौथ लेके चले जाना। मतलब डेटरेंस क्रिएट करो कि कभी तुम्हारी टेरिटरी को उजाड़ेंगे नहीं। एक डेटरेंस स्टेट के दिमाग में क्रिएट करो, एक डेटरेंस फार्मर के दिमाग में। फार्मर से लेकर के चले जाओ आप चौथ, और स्टेट से लेकर के चले जाओ देशमुखी, बस फिर कोई टेंशन की बात ही नहीं। तो इस तरह से आप काम करते थे। रेवेन्यू तो बहुत ही कम एरिया से लिया जाता था इनके द्वारा। ये दो टैक्स है जिन्होंने मराठों को खड़ा किया भारत में। इसलिए मराठा हमेशा वन ऑन वन बैटल में नहीं, गोरिल्ला वार प्रैक्टिस में बिलीव करते थे। ये तो बाजीराव पेशवा के आने के बाद आपको वन ऑन वन बैटल दिखेंगे जिसमें वो सीधा खड़ा होता है। वो भी सेना बनते बनते बनी थी, 20,000 तक वो पहुंचे थे, ऐसे नहीं बने थे। और वो कैसे बने थे वो भी लेक्चर में समझ आ जाएगा। इतना सारा माहौल समझ में आ गई कहानी। अब लेके आएंगे अकबर को नीचे, ठीक है। अब हम चीजों को एक्सपेडिशन के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं, किस तरह से सिचुएशन कार्व आउट होती हैं और क्या कहानी बनती है। बिगनिंग से फिर से अकबर को वापस ले आते हैं। अकबर ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर अपना कंसोलिडेट कर लिया, और अब ये लाजमी ही हो जाता है कि अकबर साउथ जाएगा। कारण क्या था? देखिए, जब मैंने आपको बताया कि शोलापुर को लेके, बेराड़ को लेके, गोलकुंडा को लेकर के, और भी एक दो एरियाज हैं जिनको लेकर के बीजापुर और अहमदनगर के बीच में प्रॉब्लम है, उसी समय में आपको बता दूं कि गुजरात में मुस्लिम किंगडम्स एग्जिस्ट कर रही होती हैं, और गुजरात की इन किंगडम्स का भी हाई लेवल पे इंटरेस्ट होता है कोंकण के मैदान पे, और इन्हें भी चाहिए होता है कोंकण का मैदान, शोलापुर का इलाका और बाकी रीजन्स। तो गुजरात भी बार बार इस टसर में एंटर होता है, और वो हमेशा बिराड़ को सपोर्ट करता है कि अहमदनगर को डिस्टेबलाइज किया जाए। गुजरात बार बार बिराड़ को सपोर्ट करता है कि अहमदनगर को डिस्टेबलाइज किया जाए, क्योंकि गुजरात ये चाहता है कि अगर साउथ में अहमदनगर बिराड़ को ले गया या बीजापुर बिराड़ को ले गया, बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ जाएगा। और साउथ का बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ा डेक्कन का, तो फिर गुजरात के हाथ से वो बहुत सी चीजें चली जाएंगी जो अभी उसे बेनिफिट में मिलती हैं। तो इस वजह से अब लाजमी हो जाता है कि जब मुगलों ने गुजरात जीत लिया है, तो गुजरात में जीतने के बाद वो ना चाहते हुए भी ड्रॉ हो जाएंगे उस स्ट्रगल के अंदर, क्योंकि उन्हें भी वही बैलेंस ऑफ पावर बनाए रखना है, वो भी उसे नहीं जाने देना चाहेंगे। ये बात क्लियर? तो अब इसी कॉन्टेक्स्ट में हम सारी चीज को समझने का प्रयास करते हैं। टाइम 1597 1598 का आ चुका है, और ये इंपॉर्टेंट टाइम है। इस समय के दौरान जो मेन जितना ये डेक्कन का रीजन हुआ करता था, यानी कि जो गुजरात का इलाका हुआ करता था, यहाँ पे आपने गवर्नर बना करके बैठा रखा है किसको? मुराद को, प्रिंस मुराद को। वो मुराद यहाँ पर बैठा हुआ है, और अब आपको कैंपेन स्टार्ट करने हैं। कैंपेन स्टार्ट करने के लिए रीजनिंग बेसिस चाहिए अकबर को। तो बेसिस किधर से मिले? वो तो मिल ही नहीं सकता जब तक मामला सारा सेटअप है। चलिए, बार बार दक्षिण के किंगडम्स को एम्बेसीज भेजी जाती हैं, और वो भी बहुत फ्रेंडली कॉन्टेक्स्ट में। एक समय तो ऐसा होता है जब शुरुआत के समय में, जब 1570s का टाइम था, इनको एम्बेसीज भेजी गई थी, तो इन्होंने ऐसा माहौल शो किया कि हाँ, हम मुगल्स के साथ फ्रेंडली रिलेशन रखना चाहते हैं, और समय आने पर हम अपनी फ्रेंडशिप को प्रूव भी कर देंगे। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, हम आप ही की एलिगेंस में, आप ही की छत्र छाया में जीना चाहते हैं। तब इन्हें पता था कि तू आ तो सही, तू अभी किधर बैठा है, लेटर ही भेज रहा है, पहले राणा प्रताप को तो जीत ले, ऊपर का तो देख ले, तेरा भाई का कर रहा मिर्जा हाकिम, बंगाल तो सेट कर ले। तो तब ऐसे भेज रहे थे जैसे कोई किसी को कह रहा है ना, तुम हम है ना मुगल सम्राट ये चाहते, तो हाँ 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 कहते ओके ओके डन डन। तो इनको लगा बस नीचे तो आ ही नहीं पाना, प्रॉब्लम की कोई बात ही नहीं। अकबर ने देखा चल अब मैं फ्री हो गया, मैं निपट गया नॉर्थ वेस्ट के कैंपेन से, अब मैं आ गया हूँ। तुम्हें वो जो इतने सारे फ्रेंडशिप के लेटर भेजे थे ना, जिन पे तुमने सहमतियां जताई थी, ये लो एक फाइनल लेटर भेज रहा हूँ, कन्फर्म कर दो कि सहमति बनी हुई है ना अभी तक। तो गोलकुंडा और बीजापुर ने तो झूठ मूठ फिर कह दिया यस यस हाँ फ्रेंडशिप है। उनको पता था झूठी है, वो कहते हैं हम दोस्ती के बारे में विचार करेंगे। अहमदनगर ने बेइज्जती करके दौड़ा दिया, और बुरहान निजाम शाह इस समय शासक था, उसने जो एनवॉय आया था उसको दौड़ा दिया, तो मुंह उठा के निकल यहाँ से, तुम किधर से आ गया। तो कुल मिलाकर के अकबर ने देखा बेटा ये बात है, मतलब तुझे पता ही नहीं था कि मैं बहाना ढूंढ रहा हूँ। ने अकबर ने अपने गुस्से को समझाया कि ऐसे पॉलिटिक्स में नहीं होता। आई एम नॉट ओनली अ काइंड ऑफ मिलिट्री पर्सोनल, आई एम एन एबलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो। तो अब मुझे प्लान करना होगा।
अकबर अभी सोच रहा था, एम्बेसीज भेजी जा रही हैं, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा के बीच में साठ गांठ हो जाएगी। बार बार सोलापुर को लेकर के लड़ रहे थे ना, तो फाइनली इन्होंने डिसीजन कर लिया, सारा सिस्टम समझा लिया। अहमदनगर और बीजापुर ने कोलैबोरेशन किया कि हम लड़े ना, हम एक यूनिफाइड फ्रंट बना करके पहले मुगलों का सामना करें, बाद में हम आपसी दिक्कतों को निपट लेंगे, और जितनी भी टेरिटरीज के ऊपर हम एक दूसरे को लेकर के दावा ठोक रहे हैं उसके फ्रूट्स को कॉमनली शेयर करते हैं। तो बीजापुर ने बोला अहमदनगर को कि तुम बेरार पे शेयर रख लेना, बिहार को तुम कंट्रोल करो तो अनेक्सेशन ऑफ द बिहार तुम्हारे हक में चला जाएगा, और जो शोलापुर का सिस्टम है वो तुम मुझे दे दो प्लीज। तो अहमदनगर ने कंसिडर किया, सारी वैल्यूएशन करी, उसने कहा हाँ ठीक है बिराड़ इज गुड। तो अब तभी तो अहमदनगर के पास बिराड़ आएगा ना, जो फिर कल को अकबर लेकर के जाएगा। और शोलापुर बीजापुर ने बोला चल ठीक है मैं रख लेता हूँ। और गोलकोंडा के मामले में क्या है, कहते गोलकोंडा को भी छोड़ो, रहने दो, गोलकोंडा को मौके पे देख लेंगे, अभी वो भी पनप रहा है, नए नए वहां पे मोहम्मद कुतुब कुली शाह शासक आ रहे हैं, थोड़ा करने दो, उन्हें बना लेने दो, जो जो वो बनाना चाहता है, चार मीनार ये वो हैदराबाद में, जिंदगी जी लेने दो उसे, अपनी पत्नी के नाम पे हैदराबाद नाम की सिटी बनाने दो, मौका आने पे से दबोच लेंगे। कहते हैं हाँ चलो ये भी ठीक है। तो कुल मिलाकर के इनका पैक्ट हो गया है। अकबर को भी मैसेज जा रहे हैं, कहते हैं अच्छा मेरे लेटर सुन सुन के समझ समझ के मुझे बेवकूफ बना रहे हो, और एक ये तो ज्यादा ही हुंकार में बेइज्जतियां करके दौड़ा रहा मेरे बंदे की, पैक्ट पे इतना कॉन्फिडेंस। इतने में ये जो निजाम शाह, बुरहान निजाम शाह होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। और ये सारी कहानी 1595 के अराउंड है। इसकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद चार कंटेंडर हैं दावेदारी के गद्दी पर बैठने को लेकर के। चारों कंटेंडर कहते हैं मैं बैठूंगा मैं बैठूंगा मैं बैठूंगा। उन चारों को समर्थन करने के लिए वही नोबिलिटी का अपना कैओस, वही डिफरेंट डिफरेंट किंग मेकर, वो खड़े हो जाते हैं। कहते बेटा अब तो हमारी मर्जी का ही जो बैठेगा बैठेगा। ऐसे में खड़ी होती है चांद बीबी। ये चांद बीबी, चांद बीबी का नाम याद रखना। अब ये चांद बीबी कहाँ से आ गई है, ये कौन है? तो ये बुरहान निजाम शाह की बहन है। और इस समय जो बीजापुर में शासक बैठा है अली आदिल शाह टू, ये उसकी जो उसके पहले जो हुआ करता था शासक आदिल शाही डायनेस्टी का, उसकी ये वाइफ हुआ करती थी, तो ये उसी की विडो है। मतलब अहमदनगर और बीजापुर में कभी सामंजस्य बैठा था, मैट्रिमोनियल अलायंस का। अहमदनगरियों ने अपनी बेटी चांद बीबी बिहा दी थी इधर। अब बीजापुर के शासक ने देखा कि जो जितना भी बुरहान निजाम शाह के कंटेंडर चारों में से जो उसका ओरिजिनल बेटा है बहादुर निजाम शाह, मैं इसे समर्थन करूंगा, बहादुर निजाम शाह गद्दी बैठना चाहिए। एक विंग ये खड़ा हो गया कि बहादुर निजाम शाह गद्दी बैठे। दूसरा विंग चांद बीबी अपने कंडोलेंस करने गई है वापस, बीजापुर की है ना अब तो वाइफ, तो बीजापुर से गई है, कहती मेरे डोले छब्बे तैयार करो, मैं जाके उन्हें कॉन्डोलेंस करके आऊं। ये कॉन्डोलेंस करने गई है, वहां पे वहीं टिक गई, वहीं बैठ गई। भाई की मृत्यु हुई, बुरहान बहादुर निजाम शाह रो रहा है, बुआ मुझे गद्दी चाहिए। तो बहादुर निजाम शाह को दे रही, कहती गद्दी तेरे को ही दिलाऊंगी, तो टेंशन मत। ये भी समर्थन में आ गई। तो बीजापुरियों ने पूरा सिस्टम बना लिया कि अपने को तो गद्दी पे बहादुर निजाम शाह ही चाहिए, हम बैठाएंगे। देखना अहमदनगर के साथ मुगलों की टसल कैसे मुगल वर्सेस बीजापुर हो जाएगी, अभी सीन बदल जाएगा। इधर से दक्कनी खड़े हो गए, दक्कनी ग्रुप, कहते अच्छा मतलब तुम बीजापुर वाले मिलके, इधर से तुम्हारी ये चांद बीवी, उधर से तू मिलके ये बहादुर निजाम शाह को बैठा देगा। तुम बताते हैं, अभी बताते हैं, रुको तुम टेंशन मत लो। इन्होंने देखा कि हमारी कोई नहीं सुन रहा, चारों तरफ बदनामियां बदखोइयां हैं, कोई सम्मान ही नहीं। इन्होंने मुगलों को लेटर भेज दिया, कहते आ जाओ, पूरा मौका बना हुआ है, पूरा मौका बना है, इसको उठा के ले जाओ ग्वालियर के किले में। तो मुगलों ने कहा, अकबर ने कहा ओके कंप्लीट इनविटेशन फ्रॉम द अहमदनगर। अपने बंदों से पूछा, कहते यस सर दिस इज द क्लियर कट एविडेंस और दिस इज द क्लियर कट इनविटेशन, ये रीड करिए आप। उसने पढ़ा, कहते अब जब खुदा ने बुलाया तो फिर तो जाना ही पड़ेगा, अहमदनगर खुद इनवाइट कर रहा है तो मैं अब नहीं रुक सकता, अब मामला शुरू करना पड़ेगा। अकबर ने ऐलान किया कि मैं आ रहा हूँ। अहमदनगर वालों ने बोला कि हम कंसोलिडेंट होंगे, वो जो बुला रहे थे वो बड़े खुश हो गए थे, आ रहा है बस अब तुम बताते हैं। इतने में सभी ने देखा कि हम सबड्यू नहीं करेंगे। खानदेश ने कहा मैं तो बिल्कुल मुहाने पे ही बैठा हूँ, मेरे जस्ट ऊपर मालवा है, वहां तक तो उनके रोज घोड़े आते हैं, पानी पी के जाते हैं नदियों में से, मैं तो जाना ही पड़ेगा भाई, मैं तो उनके अंडर ही जाऊंगा, मुझे मत कहना तुम। खानदेश चुप करके साथ मिल गया, कहते मुझे साथ ले लो, सबड्यू नहीं है, साथ आ गया है मुगल छत्र के नीचे। क्लियर बात। अकबर ने चुना अपना सबसे श्रीउड, सबसे विलिंगनेस पर्सन, जिसका नाम था अब्दुल रहीम खाने खानन। उसको बोला बेटा दक्कन तू मुझे जीत के देगा, जैसे मान सिंह ने ईस्ट लेके दिया, दक्कन तेरा। कहता ठीक है सर डोंट वरी।
अब्दुल रहीम खान की शुरुआत हुई। खानदेश को उसने लेटर भेजा कि जब मैं अहमदानगर पे चढ़ाई करूंगा, तुम्हारा मुझे पूरा समर्थन मिलना चाहिए और तुम्हारे समर्थन से मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि खानदेश में असीरगढ़ का किला था और ये अभेद किला था दक्कन का। यहाँ की समर्थन बहुत जरूरी हुई थी। अगर ये रास्ते में रियून करेंगे ना डिजास्टर, तो फिर आगे नहीं जा सकते। खानदेश का शासक कहता मैं आपके साथ हूँ, आप आइए चढ़ाई करिए। बस चढ़ाई होने की शुरुआत थी। अब्दुल रहीम खानन पूरी तरह से तैयार है। डेक्कन की आर्मियां आपस में सज्ज हो चुकी हैं। उनको लगा कि हम कन्फ्रंट कर देंगे, लेकिन जब फाइनली चढ़ाई कर दी गई तो 2 लोगों की कमांड में आ रहा है, गुजरात का गवर्नर मुराद, प्रिंस मुराद, इधर से अब्दुल रहीम खानन। बस धज्जियां उड़ा करके रख दी दक्कनी सुल्तानों की। अता पता नहीं लगा कि अब किधर को दौड़ना है, कंसेप्ट किधर को जाना है। उठा लिया पकड़ के किसको, उसी समय वो जो बहादुर निजाम शाह था, उठा